रहीम दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपने 10th क्लास गुप्तोत्तर काल। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्तों के जो अश्वमेध से संबंधित है किया है कौन सा ईस्वी है? वो है 325 से 375 ईस्वी। कौन सा है? 325 से 375 ईस्वी है। समुद्रगुप्त को उनकी विजय के उपलक्ष्य में जो है अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने जो है अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के भी जारी किए थे। समुद्रगुप्त के अलावा गुप्त वंश के जो शासक हैं कुमारगुप्त प्रथम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिनके शासनकाल को 375-380 ईस्वी के आसपास माना। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसने प्रथम बार अश्वमेध किया था? ये किया था समुद्रगुप्त ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। उनके दादा चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, लेकिन अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था। बाद में कुमारगुप्त प्रथम ने भी अश्वमेध यज्ञ के सिक्के जारी किए, लेकिन समुद्रगुप्त ने पहले यज्ञ किया था। उनके शासनकाल को एक विशाल सैन्य अभियान के रूप में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट, गुप्तों का अभिलेख किसने जारी किया था? गुप्तों का अभिलेख जारी किया था समुद्रगुप्त ने। किसने जारी किया था? समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस साम्राज्य के संस्थापक थे, ना कि गुप्त साम्राज्य के। और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे और उन्होंने वैवाहिक गठबंधन और विजय के माध्यम से गुप्त साम्राज्य की जो है बहुत विस्तार जारी रखा था। अशोक महान मौर्य वंश के प्रमुख सम्राट थे, जो अपनी धम्म नीति के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, नालंदा नाम का संबंध किस वंश से है? यह है गुप्त वंश से। किससे है? नालंदा नाम का जो संबंध है ये किस वंश से है? यह है गुप्त वंश से। नालंदा महाविहार की स्थापना और विकास में गुप्त शासकों का बहुत जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम, जिन्हें शस्त्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का एक नाम चंद्रगुप्त था? ये था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसका था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। वह भारत के महानतम और शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने 375 से 414 ईस्वी तक शासन किया, जिसे गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्हें शकों पर विजय प्राप्त करने के लिए साकरी और विक्रमादित्य जैसी उपाधियां मिली। नेक्स्ट,
गुप्त काल में किसने कविराज की उपाधि धारण की? ये किया था समुद्रगुप्त ने। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। गुप्त काल में सम्राट समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। कविराज का अर्थ कवियों का राजा होता है। उन्हें यह उपाधि इसलिए मिली क्योंकि उन्हें कविताओं से लगाव था। उन्होंने स्वयं कई कविताएं लिखी और कवियों को संरक्षण भी दिया। इसके अलावा वह एक कुशल वीणा वादक भी थे, जैसा कि उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ये था जो है स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमार गुप्त। ये था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? स्कंदगुप्त का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये है मालवा। किससे है? मालवा से है। स्कंदगुप्त का संबंध मालवा क्षेत्र से था। जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात के गिरनार पर्वत पर स्थित है। मालवा के पास का जो क्षेत्र है में स्कंदगुप्त का उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख से जो पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को विफल कर गुप्त साम्राज्य की सत्ता को पुनर्स्थापित किया था। नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने लिखवाया था? ये लिखवाया था समुद्रगुप्त ने। किसने लिखवाया था? समुद्रगुप्त ने। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है प्रयाग प्रशस्ति गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान उनके दरबारी कवि और मंत्री हरिशेर द्वारा लिखा गया था। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों और उपलब्धियों का जो है विस्तार से वर्णन करता है। मूल स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, जिस पर अशोक के शिलालेख भी अंकित हैं। नेक्स्ट, गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में जानकारी जो है मुख्य रूप से देखा जाए पुरातात्विक खोजों सिक्कों के विशाल भंडारों से मिलती है। ये सिक्के गुप्त साम्राज्य के अर्थव्यवस्था, कला और संस्कृति को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है प्राथमिक स्रोत है। कालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार जो है राजस्थान के भरतपुर जिले में बयाना में मिला था। इन सिक्कों के संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और मुंबई के संग्रहालय से संरक्षित हैं। इन सिक्कों से के शासकों के नाम उपाधियां जैसे क्रमादित्य या श्री महेंद्रादित्य, धर्म चित्रित देवी देवताओं के माध्यम से कलात्मक कौशल और आर्थिक समृद्धि के बारे में जानकारी मिलती। होगा विक्रमादित्य। कौन सा होगा? विक्रमादित्य। नेक्स्ट, समुद्र के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक का नाम क्या था? सॉरी, ये होगा समुद्रगुप्त।
गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक का नाम क्या था? ये था हरिशेर। क्या था? हरिशेर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक का नाम हरिशेर था। हरिशेर ने इस प्रशस्ति की रचना संस्कृत में चंपू शैली, गद्य और पद्य का मिश्रण में की थी। यह इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख पर खुदा हुआ और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों, सैन्य अभियानों और उपलब्धियों का जो है विस्तार से वर्णन मिलता है। गुप्त काल के प्रथम शासक का नाम क्या था? ये था चंद्रगुप्त। क्या था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम जो है अपने वंश के पहले स्वतंत्र शासक थे। क्या थे? पहले स्वतंत्र शासक थे। कविराज की उपाधि धारण करने वाला कौन था? ये था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने कविराज कवियों के राजा की उपाधि धारण की थी। उन्हें इस उपाधि इसलिए मिली क्योंकि वे एक कवि थे, कविताओं से लगाव रखते थे और उन्होंने कवियों का संरक्षण भी दिया था। यह वीणा वादन में भी निपुण थे और अपने सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया, जो संगीत में उनकी रुचि को दर्शाता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिशेर समुद्रगुप्त के दरबार का कवि था। सही। उसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ये भी सही। वह कविराज की उपाधि से विभूषित था। ये भी सही। एक, दो एवं तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। समुद्रगुप्त को जो है चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और सोने के सिक्के जारी किए थे, जिनमें पूर्ण प्रकार के सिक्के भी शामिल थे। समुद्रगुप्त उनकी कविताओं और संगीत प्रेम के कारण कविराज की उपाधि दी थी। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया, जिसका प्रतीक अश्वमेघ है। कुमारगुप्त। ये होगा गरुड़। और जो स्कंद गुप्त है, समुद्रगुप्त, कविराज, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, अश्वमेध, स्कंदगुप्त, गरुड़। नेक्स्ट।
दिल्ली के कुषाणकालीन अवशेषों के आधार में प्राप्त सिक्कों की विशेष लिपि है। यह खरोष्टी। कौन सी है? खरोष्टी। दिल्ली के जो कुषाणकालीन अवशेषों से प्राप्त सिक्कों पर देखा जाए तो यूनानी और खरोष्टी लिपियों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सी? यूनानी और खरोष्टी। नेक्स्ट, इस गुप्त शासक ने अपने कई प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो ये किए हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। किसने किया है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट, चीन का यात्री फौहान के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रतिष्ठित धर्म था। ये था बौद्ध। कौन सा था? बौद्ध। चीनी यात्री फाहान एक बौद्ध भिक्षु था जो 399 ईस्वी के आसपास भारत की यात्रा पर निकला था। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों की तलाश करना था। उसने अपने यात्रा विवरण में धार्मिक स्थलों और वहां की धार्मिक स्थिति पर ध्यान जो है अपना केंद्रित किया था। फाहान के अनुसार उस समय भारत के मध्य देश के लोग अहिंसा का पालन करते थे और मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करते थे, जो कि बौद्ध मत से प्रभावित प्रतीत होता है। उसके यात्रा वृतांत में बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा का विशेष उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, कौरवों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। इसके स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौरवों पर विजय प्राप्त किसने किया? स्कंदगुप्त ने। किसने किया? स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश के जो है अंतिम शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने हूणों को जो हूणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था, जिससे गुप्त साम्राज्य को अगले 50 वर्षों तक हूणों के आक्रमण से सुरक्षा मिली। गुप्त वंश किसने प्रारंभ किया? ये किया था चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त ने। की स्थापना किसने की? ये किया है कुमारगुप्त ने। किसने किया? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र रहा। अधिकारी के नाम पर ऊपरी के पद को प्रतिष्ठित किया गया था। यह था प्रांतीय अधिकारी। कौन सा? प्रांतीय अधिकारी। गुप्त काल के दौरान ऊपरी का पद प्रांतीय अधिकारियों या राज्यपालों के लिए प्रतिष्ठित किया गया था। ये अधिकारी सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किए गए जाते थे और प्रांतों का प्रशासन संभालते थे। गुप्त शासन जो गुप्त प्रशासन था वह प्रांतीय शासन की निम्नलिखित इकाई में से कौन सी नहीं थी? जो मंडल नहीं थी। कौन सी नहीं थी? मंडल। साम्राज्य के प्रांतों में विभाजित किया गया था इनको, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। भुक्तियों के आगे जिलों में विभाजित किया गया था, जिन्हें विषय कहा जाता था। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम गांव थी। मंडल प्रांतीय शासन की इकाई नहीं थी। नेक्स्ट, गरुड़ ध्वज किसका प्रतीक था?
ये समुद्रगुप्त का था। किसका प्रतीक? समुद्रगुप्त। गरुड़ ध्वज, गरुड़ स्तंभ गुप्त वंश का शाही प्रतीक था। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों और स्मारकों में इस प्रतीक का व्यापक रूप से उपयोग किया था, जो विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित था। यह प्रतीक गुप्त साम्राज्य की शक्ति और धार्मिक संबद्धता का प्रतिनिधित्व करता था। निश्चय। स्वर्ण दिनार जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक, यह था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? गुप्त साम्राज्य के पहले शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। उन्होंने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की और प्रथम गुप्त शासक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण दिनार जारी किए। चंद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसने दक्षिण में सबसे पहले प्रहार किया। सही। वह शकों के विरुद्ध सफल रहा। ये भी सही। एक व दो दोनों सही। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के पूर्वी तट के साथ साथ कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, जिससे उनका साम्राज्य उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला तक फैल गया था। गुप्त काल के अंत में हुरों के आक्रमण हुए। समुद्रगुप्त स्वयं शकों के विरुद्ध सफल रहे थे और उनके शासनकाल के अंत तक लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर उनका नियंत्रण था। नेक्स्ट। विक्रमा जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किसको हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? शकों को। किसको? शकों को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत में शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उन्हें शकारी, शकों का पुत्र भी कहा जाता था। इस विजय से गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ और पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किस क्षेत्र में सर्वाधिक उन्नति हुई? साहित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, के शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस दौरान कला, विज्ञान और संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक उन्नति देखने को मिली। उनके दरबार में कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार रहते थे। कृषि, व्यापार और उद्योग में भी वृद्धि हुई, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। लेकिन साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास अपने चरम पर था। नेक्स्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शिलालेखों में से किस देवता को अपने आराध्य के रूप में उल्लेखित किया? ये किया विष्णु को। किसे? विष्णु को। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त राजवंश के एक शक्तिशाली शासक थे। वह एक कट्टर विष्णु भक्त थे और उन्होंने अपने कई शिलालेखों में भगवान विष्णु को अपने आराध्य देवता के रूप में उल्लेखित किया है। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा थी संस्कृत काव्य की। कौन सी थी? संस्कृत काव्य की। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कुमार महेंद्रादित्य। कुमार गुप्त फर्स्ट जो है महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि जो है सही सुमेलित है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट।
निम्न में से कौन सा अभिलेख गुप्त काल के इतिहास के बारे में जानकारी देता है? यह प्रयाग प्रशस्ति। कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की थी। यह अभिलेख समुद्रगुप्त की विजयों, उनके साम्राज्य विस्तार और उनकी नीतियों का विस्तार से विवरण करता है, जिससे गुप्त काल के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती है। चंद्रगुप्त किस वंश का उत्तराधिकारी था? कुमारगुप्त। कौन सा था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे ये। वे अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे और हुरों के आक्रमण का सफलतापूर्वक जो है सामना किया था। गुप्त शासकों की सेना की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसने की है? सेनापति। किसने की? सेना। गुप्त काल में सेनापति सेना का प्रधान होता था। महादंड नायक मुख्य न्यायिक अधिकारी होता था। ऋण भंडागारिक सैन्य भंडार और आपूर्ति के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारी था। जो महादंड नायक है, ये मुख्य न्यायिक अधिकारी था और ये ऋण भंडागारिक सैन्य भंडार आपूर्ति के जो प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारी था। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, अश्वमेध, चंद्रगुप्त द्वितीय, परम भागवत, कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्रादित्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासन विभाजन का सही क्रम है? ये भूक्त, विषय और ग्राम। कौन है? भूक्त, विषय और ग्राम। भूक्त या साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन था, जिसे प्रांत या प्रदेश कहा जाता। भूक्ति के आगे जिलों में विभाजित किया गया था, जिन्हें विषय कहा जाता था। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव है, जिसको ग्राम कहा। नेक्स्ट, ईसा की चौथी शताब्दी में भारत का नाम किसने दिया था? ये दिया था अरब यात्री। किसने? अरब यात्री। भारत को हिंद या हिंदुस्तान नाम अरब यात्रियों द्वारा दिया गया था। यह नाम सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट, गुप्त काल में नगर पालिका का पद किस क्षेत्र से संबंधित था? ये व्यापार से था। किससे था? व्यापार से। नगर पालिका या सार्थवाह का पद व्यापार से संबंधित था। सार्थवाह व्यापारी संघों के प्रमुख या नेता को कहा जाता, जो व्यापारिक कारवां की सुरक्षा और आर्थिक मामलों का प्रबंधन करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत गुप्त काल के उत्तर भारतीय साम्राज्य के विकास को प्रदर्शित करता है? करता है रघुवंश। कौन सा? रघुवंश। महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य रघुवंश गुप्त काल के उत्तर भारतीय समाज के विकास को प्रदर्शित करता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।